एक टॉपर को देख लीजिए जो क्या बताता है, फिर आप कोई 2 विषय की शुरुआत करिए। देखो इस समय जब स्टूडेंट तैयारी की शुरुआत करते हैं तो उन्हें पहली बार जब 2 विषय पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 महीने तक के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि भाई 2 ही विषय पढ़ रहा हूं मैं, बाकी लोग तो बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। सर कुछ गांव वाले बच्चों का मैं आपसे माइंडसेट बताता हूँ जो बीए करते हैं, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता, तो सर उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है जी। हमारे यहाँ पर कि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि इस परीक्षा के लिए, या मैं कहूँ कि मैं जब पहली बार तैयारी करने आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि केवल टॉपर इसकी तैयारी करते होंगे। जब फर्स्ट टाइम मुखर्जी नगर के क्लासरूम में बैठा, देखो ये इस समय जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मेरी बहुत ही स्ट्रिक्ट बातें हैं रिवीजन के लिए, और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सबसे पहला रिवीजन स्टार्ट करें आप अपने वीक सब्जेक्ट से। रिवीजन का मतलब दोहराना होता है, नया पढ़ना नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। एक टॉपिक मुझे मिला है जिसपे कि कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मधुकर सर के साथ होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड ये वीडियो होगी। सर अगेन आपका स्वागत है चैनल पे, और काफ़ी अच्छा प्यार मिला आपको उस वीडियो पे। एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मैं चाहूँगा कि हर वीडियो इसी तरीके से इस चैनल पर जाए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही शॉर्ट मैनर में चीज़ों को कलेक्शन या चीज़ों को पेश करने का जो टारगेट है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर। सर इसमें कॉमन क्वेश्चन यार आता है, जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं, जो बिगिनर है और जो इंजीनियरिंग वाले भी हैं, तो हम बिगिनर्स को इसमें कवर करेंगे, उनके पूरे रोड मैप को, जो यूपीएससी का सिलेबस है उसको लेके जो पूरे साल का माइंड फ्रेम होना चाहिए एक बिगिनर का, या फिर एक दो बार जो अटेम्प्ट दिया वो फेल भी हो गया उसके लिए भी, तो उसके ऊपर रोड मैप की बात करेंगे हम लोग। तो सर आप इस यूपीएससी की जर्नी को कैसे देखते हैं एक बिगिनर ओरिएंटेड? देखो सबसे पहली बात, जो एक स्टूडेंट इस पूरी प्रिपरेशन के लिए उतरना चाहता है जी। पहला है मेंटल प्रिपरेशन, क्योंकि ये कोई 4 या 6 महीने का प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने आप को ये तैयार करना होगा कि मैं एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूँ जो 1.5 साल की प्रिपरेशन मांगती है, एक बहुत गहन अध्ययन मांगता है, एक हार्डवर्क मांगता है। तो पहला जो मेरे हिसाब से बच्चे ने प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे दंगल मूवी में वो है नहीं कि लड़ने से पहले डर से जीतना पड़ता है, तो इस एग्जाम में उतरने से पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बिना मानसिक रूप से तैयार किए उतरेंगे तो इसमें सफलता के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी। सर एक कॉमन क्वेश्चन ये भी था कि हम पढ़ते तो हैं, हमें ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि हम अपने सिलेबस को करंट अफेयर से लिंक कैसे करें। जब हम पढ़ रहे होते हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा मोटा गट्ठर बन जाता है करंट अफेयर का, तो सिलेबस देखो से कैसे कनेक्ट बिल्कुल, किया जाए? देखो एक सिंपल सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मेमोरी है, वो अपने आप चीजों को कनेक्ट करने की क्षमता रखती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 चीजें हैं, ए बी सी और डी, वे चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो कब कनेक्ट होगी? जब चारों का मस्तिष्क में प्रवेश होगा। अब जैसे अभी आप मान लीजिए कोई स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ और आप उसमें करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, या आप किसी स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट कर चुके लेकिन उसका करंट अफेयर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो रियलिटी में इस समय कोई कनेक्टिविटी नहीं बनती है। ये एक प्रोसीजर है जो धीमे धीमे आपको महसूस होगा। पहले दिन जब आप पढ़ेंगे तो आप ये कहीं नहीं सोच सकते कि आज ही आपको सब कुछ कनेक्ट मिल जाएगा, लेकिन विद इन 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब आप उस विषय में बहुत बारीकी से एक रिवीजन कर चुके होगे या कंप्लीट हो चुका होगा, तो करंट अफेयर की सारी चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। पर क्या इसका मतलब ये है कि फिर करंट अफेयर हमें लास्ट में पढ़ना चाहिए? नहीं, हमें चलने दीजिए। आप धीमे धीमे उसको जब दोहराएंगे तो एक समय के बाद आपके सारे न्यूरॉन उन सारी जानकारियों को कनेक्ट कर देंगे। तो इंतजार करिए उस समय का, जो लगभग 2 से 3 महीने बाद आएगा, पहले दिन नहीं आएगा। ओके सर, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, एक्चुअल में एक बिगिनर के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा कि आप यूपीएससी का पूरा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और आपका रिवीजन भी एक अच्छा खासा हो जाए, तो उसके लिए मिनिमम टाइम अगर कितना हो देखो सकता है? रियल में हम कहेंगे कि इसको हम ऐसे ना डिवाइड करें कि कितना समय लगेगा, बल्कि जी। मैं ये कहूंगा कि कोई विद्यार्थी प्रतिदिन कितना पढ़ रहा है। ओके। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी प्रतिदिन 4 से 6 घंटे पढ़े, तो मैं कहता हूँ 15 महीने बहुत पर्याप्त है, क्योंकि 15 महीने का मतलब अगर 6 घंटे एक महीने का, तो 180 घंटे एक दिन का, 6 घंटे
तो 180 घंटे एक महीने का हुआ। 15 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2700 घंटे हो जाते हैं। इसमें सब कुछ हो जाता है। और मान लो कोई विद्यार्थी प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है वो 12 महीने में बढ़िया से चीजें कवर कर लेता है। तो इसको आप ऐसे मत देखिए कि कितना टाइम लगेगा, बल्कि ये देखिए कि देखो 2500 से लेकर तो 3000 घंटे की पढ़ाई है, जिसमें हमारा रिवीजन भी है, जिसमें हमारे कंसेप्ट डेवलपमेंट है, क्लासेस हैं, जिसमें हमें अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये 3000 घंटे की तैयारी है। अब वो 3000 घंटे अगर आप 12-12 घंटे पकड़ लीजिए तो हो सकता है कि आप 1 साल से कम समय में खत्म कर लेंगे। 10 घंटे पढ़ लीजिए तो 300 दिन में कवर कर लेंगे। अगर आप 8 घंटे या 6 घंटे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग समय लगेगा। तो रियलिटी में 3000 घंटे की पढ़ाई है, कर लो जब कर सकते। ओके, कोई अगर डाउट होगा कमेंट करते चलना आप, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं उन्हें मैं पिच करता हूँ, उन्हें ही मैं आप तक डिलीवर करता हूँ। तो कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करते चलना साथ में। सर, कुछ गाँव वाले बच्चों का मैं आपसे माइंडसेट बताता हूँ, जो बीए करते हैं। वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। तो सर उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है जी। हमारे यहाँ पर कि कई बार स्टूडेंट को लगता है कि इस परीक्षा के लिए, या मैं कहूँ कि मैं जब पहली बार तैयारी करने आया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि केवल टॉपर इसकी तैयारी करते होंगे। जब फर्स्ट टाइम मुखर्जी नगर के क्लासरूम में बैठा, तो मैंने महसूस किया कि मैं उस क्लासरूम में बहुत बढ़िया हूँ। तो मैंने एक चीज नोट की है कि हम सच में अपने आप को कई बार अंडर इवेल्युएट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर इस परीक्षा को पास करना है तो इस परीक्षा में इंटेलिजेंसी से ज्यादा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के साथ साथ डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क, अगर ये 3 चीजें जोड़ देंगे ना, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, तो ये इंटेलिजेंसी को मात दे देगा। कहीं पर भी आप इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर लो। ओके, तो क्या वो कॉम्पीट कर सकते हैं? उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं कि एक इंग्लिश मीडियम वाला उनसे आगे निकलेगा? जैसे माध्यम का कोई मतलब ही जी, नहीं है। बिल्कुल। हमारे लिए 10वीं का थोड़ी बराबर का पेपर है, हम इंग्लिश पढ़ेंगे। हम उसको नफरत के नजर से ना देखें, हमें लर्निंग के नजर से देखना है। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि भाई जो बच्चे अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं उनका बेसिक थोड़ा बढ़िया होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ सौर मंडल, तो उनके बेसिक में क्लियर है कि हाँ सूर्य सेंटर में होगा, ग्रह होंगे। पर जिनका कहीं बेसिक नहीं होता है तो ऑब्वियसली उनको जीरो से पढ़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा 2 घंटे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पीट तो हम आराम से कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा वर्क अगर तैयार हैं आप करने के लिए, तो कंपटीशन तो किसी से भी कर सकते हैं। एक बड़ी बात मैं बता दूं कि जब हम क्रिकेट मैच को देखते हैं, सचिन की बैटिंग देखते हैं, तो हम सचिन जैसी बैटिंग देख कर नहीं कर सकते। अगर हमें सचिन जैसी बैटिंग करनी है तो उसके लिए करनी होगी प्रैक्टिस, उसके लिए करना होगा हार्ड वर्क, उसके लिए करना होगा मेहनत, डिसिप्लिन के साथ हम सचिन जैसी बैटिंग कर सकेंगे, पर देख कर चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल। सर, अगर वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है बीए में, तो सर उसका इनिशियल स्टेप अगर आप कुछ बताना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में ये कुछ पॉइंट है जिनको आप कर लोगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। देखो, बिल्कुल जो फर्स्ट डे वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी मैं कहूंगा कि जस्ट अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहला मेरा सजेशन होता है कि आप YouTube पर सर्च करिए ऐसे सेशन जिसमें आपको सिलेबस जानने को मिल जाए, यूपीएससी का पैटर्न जानने को मिल जाए, किताबों के सोर्स जानने को मिल जाए, कौन कौन से विषय होते हैं वो जानने को मिल जाए, किस प्रकार से पेपर होते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं लोग। जी। उस तरीके का पूरा एक सप्ताह भर का दिन ना सही 3 दिन आप दीजिए, जिसमें आप बहुत बारीकी से उन वीडियो का अध्ययन कर रहे हो, जिसमें आपको केवल उसके सराउंडिंग को जानना है। जब आप इसको कंप्लीट कर ले तो अब आप एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, एक टॉपर को देख लीजिए जो क्या बताता है, फिर आप कोई 2 विषय की शुरुआत करिए। देखो, इस समय जब स्टूडेंट तैयारी की शुरुआत करते हैं तो उन्हें पहली बार जब 2 विषय पढ़ना शुरू करेंगे तो 2 महीने तक के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि भाई 2 ही विषय पढ़ रहा हूं मैं, बाकी लोग तो बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। नहीं, सभी को उतना ही समय लगता है, आपको भी उतना ही समय लगने वाला है। आप घबराए नहीं। भूख लगी है इसका मतलब हम सब चीजें एक साथ तो नहीं खा सकते ना, क्योंकि शरीर में खाना प्रवेश करने की एक निश्चित दर है, मस्तिष्क में ज्ञान प्रवेश की भी एक निश्चित दर है। आप बकायदा 4 घंटे पढ़ रहे, 5 घंटे पढ़ रहे, उसको कंटिन्यू रखिए, फिर 6 घंटे करिए,
और उसी वे में 2-2 सब्जेक्ट को कवर करते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो जो नए बच्चे हैं वो पहले 5 दिन पूरी तरह से डेडिकेट करिए चीजों को कि वो समझ ले पहले, और फिर प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर होकर यहाँ प्लानिंग के साथ उतरिए। डिसिप्लिन जितना अच्छा होगा आपको सिलेक्शन में उतनी ही समस्याएं कम आएगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल एक्यूरेट एकदम सही बोला। सर अभी जो आपने ये चीज़ें बोली, ये सारी चीज़ करने के बाद भी जब किसी एक टॉपिक पे बच्चा सर्च करता है यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट, बहुत सारी वीडियोज़ उसको मिल जाती है, उसी में वो उलझता रह जाता है। तो क्या अपनी ऑथेंटिसिटी कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे किससे पढ़ना चाहिए, अब मैं इसका एक उलझाव हो जाता अब है मैं उनमें इसका एक बच्चों को। एल्गोरिदम बता देता हूँ। जी। देखो, एक सिंपल ट्रिक्स यूट्यूब पर हैं जो शायद आपको कोई ना बताए। मान लीजिए कि आपको सीसेट में कोई टॉपिक ढूंढना है, तो आप डालिए सीसेट बाय, बस इतना लिखिए सीसेट बाय। तो यूट्यूब आपको शुरुआत के कुछ 4 से 5 एजुकेटर बता देगा। ये वो एजुकेटर है जो सबसे ज्यादा यूट्यूब पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए सर्च किए गए या देखे गए हैं। इसका मतलब वो ज्यादा बेहतर होंगे। वैसे आपका नाम आता है। नहीं, ये अच्छी चीज है मैं कहूंगा। बट अगर आपको कोई भी टॉपिक ढूंढना हो, कोई भी सब्जेक्ट में यूपीएससी डाल दीजिए, जैसे जीएस पेपर 1 बाय डाल दीजिए, या आप इंडियन इकोनॉमी बाय डाल दीजिए, और आप उस टॉपिक को डालने के बाद जब यूट्यूब आपको शुरुआत के 5 टीचर दिखा रहा है, पहले उन टीचरों को देख लीजिए। अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो फिर आप केवल टॉपिक सर्च करके देख लीजिए, जो समझ में आ जाए बढ़िया है। देखो, कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पर कुछ ऊपरी लेवल पर ज्ञान देने वाली चीजें जो होती है वो बहुत ज्यादा दिखने भी लग जाती है, और जो गहराई वाली चीजें होती है वो मिलती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यूपीएससी डालकर देखा करिए, सिविल सर्विस एग्जाम डालकर देखा करिए, तो वो जो वीडियोस आएंगे वो फिल्टर होकर आएंगे। विद्यार्थी वीडियो फिल्टर नहीं करता है और फिर उसे पता चलता है कि उसने टॉपिक का ऊपरी ऊपरी पढ़ा और समय बर्बाद हो। थोड़ा फिल्टर लगाओ, यूट्यूब पर तो चीजें अच्छे से मिल जाए। जी सर, कुछ जैसे ये एग्जाम जो है सर लिख के पास करने वाला है, जब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा तब तक कोई मतलब है नहीं, रैंक लगने वाली है नहीं। जिसके मेजर कुछ फैक्टर जैसे आपका ऑप्शनल, एथिक्स हुआ और ऐसे हुआ। सर ऑप्शनल के ऊपर थोड़ा आप डिटेल बात करिए कि कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होते हैं, कैसे हमें चुनना होता है, साथ ही कुछ स्कोरर सब्जेक्ट जो आपको लगता है आपको इस पूरी जर्नी में आपने एनालिसिस किया हो, देखा हो। देखो, मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं ऑप्शनल की जब भी बात करता हूं तो ऑप्शनल ही ऐसी चीज है जो तुम्हारी रैंक लाती है। जी। आप उठा लीजिए पिछले 5 साल के टॉप 5 रैंकर्स, आपको फील होगा कि वही टॉप किया है जिसके ऑप्शनल में नंबर अच्छे थे। मुझे रेयरली लगेगा कि इन 5 साल में 25 टॉपर में कोई एक रैंकर मिलेगा जिसके ऑप्शनल के नंबर कम थे फिर भी वो टॉप रैंक में आ गए, बहुत रेयरली। तो ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल का चुनाव करते समय सबसे पहले चुनाव करना होता है टीचर का, कि भाई मुझे वो ऑप्शनल किस टीचर से पढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे हिस्ट्री माइंडसेट में लग रहा है, तो मैं पहले हिस्ट्री के लिए देखूं कि मुझे कोई टीचर मिल रहा है क्या। अगर मुझे टीचर बढ़िया समझाने वाला मिल गया तो फिर तो मेरा पसंद भी है, हिस्ट्री है, टीचर भी मिल गया, सोने पे सुहागा हो गया। मुझे फिलोसॉफी पसंद है, ढूंढो फिलोसॉफी का टीचर। मुझे ज्योग्राफी पसंद है, आप जो भी पसंद कर रहे हैं पहले ट्राई करो टीचर। मान लीजिए आपने तय कर लिया सोशियोलॉजी का, पर आपको टीचर ही नहीं मिला, फिर आपका माइंडसेट होगा डाइवर्ट। आप जो भी विषय चुनना चाहते हैं सबसे पहले इस बात पर गौर करिए कि क्या आपको उस विषय में एक अच्छा शिक्षक मिल रहा है क्या। कई बच्चे ऑप्शनल में सेल्फ की बात करते हैं, मैं कहता हूँ सेल्फ तभी करना जब आपका उसमें पीएचडी या पीजी जैसा डिग्री हासिल हो, तो आप सेल्फ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में कुछ भी डिग्री नहीं किए हुए हैं और अचानक पढ़ रहे हैं तो टीचर की मदद लीजिए, ज्यादा बेस्ट होगा। तो ऑप्शनल का चुनाव करते समय पहले हमें टीचर का चुनाव करना चाहिए। दूसरा, एक ऑप्शनल चुनते समय हमें अपनी पसंद चीज पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि जिसमें दिलचस्पी होगी उसी में मैं गहराई में उतरूंगा। तीसरा, अगर माध्यम हिंदी है या माध्यम इंग्लिश है, उस पर्टिकुलर मीडियम में आपको मटेरियल मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए उसकी मटेरियल नहीं अवेलेबल उस पर्टिकुलर मीडियम में, तो फिर आप रिसर्च करने नहीं बैठे हैं। जैसे अब मान लो किसी विद्यार्थी को फिजिक्स लेना है, अब फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट बहुत बड़ा भी है, उसका जीएस में कोई संबंध नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे लेना नहीं चाहिए। वही विद्यार्थी फिजिक्स को चुने जिसके रगों में फिजिक्स बहता हो। लेकिन मान लो कि किसी को भूगोल लेना है, ज्योग्राफी लेना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, पीएसआईआर लेना है,
तो अगर आपके रगों में ना भी बहता हो तो जीएस में आपके मदद करेगा ही, और आप इसको धीमे धीमे अपने रगों में लेकर आ सकते हैं। पर साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को लेते समय मेरी हमेशा राय होती है दो, एक तो रगों में बहे, और आप पीवाईक्यू देख के देखो, अगर आप आज भी उस पीवाईक्यू में 2 सवाल हल करने की औकात रखते हो तो आपने साइंस ही रखना चाहिए। यहाँ एक बड़ी सावधानी बता दूं मैं, विद्यार्थियों के मन में एक डाउट होता है कि मेरा ग्रेजुएशन में फलाना सब्जेक्ट है तो क्या मैं दूसरा ले सकता हूँ। तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि ग्रेजुएशन में आपका कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स में हो आप फिजिक्स ले सकते हैं, ग्रेजुएशन आपका फिजिक्स में हो आप इतिहास ले सकते हैं। यूपीएससी ओपन डे कहती है कि भाई आपको जो ऑप्शनल लेना है वो आप चॉइस कर लीजिए फॉर्म भरते समय, हम बता देंगे आप। ओके सर, अगर कोई सब्जेक्ट उनको कठिन लग रहा हो या फिर कोई चैप्टर कठिन लग रहा हो पढ़ते टाइम, क्या उस टाइम उसको स्किप किया जा सकता है, उसे बाद में रिवीजन करना चाहिए, या फिर उसी टाइम उसको फिनिश करो अपने प्रिपरेशन के दौरान? देखो, ये मैं कहूँगा कि बहुत लंबे अनुभव के बाद आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ऑब्वियसली जनरली लोग नहीं पूछते इस सवाल को, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें इसके लिए की जा सकती है। पहला, हो सकता है वो टॉपिक आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि उसकी बहुत सारी बातें कई अन्य जगह पर इंटरलिंक हो रही हो। अगर ये चीज महसूस हो रही हो कि यार ये तो बहुत सारी चीजें कहीं आगे भी आने वाला है, इस टाइप की चीजें, तो शायद इसको बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक बहुत टिपिकल लगे तो इसका एक बढ़िया तरीका होता है कि आपको जैसा भी कोई ठीक ठाक समझा पा रहा है, आप ऐसे हल्के फुल्के नोट्स उसको बना के याद कर लीजिए। 15 दिनों के बाद अब आप उस टॉपिक को पुनः देखिए। अब आपके मस्तिष्क में जो हल्की फुल्की इमेज थी उस टॉपिक में कनेक्टिविटी को क्रिएट करेगी और शायद अब आपको वो टॉपिक समझ में आएगा। हमेशा याद रखिए, कोई टॉपिक, कोई भी यूनिट अगर आपको कठिन लग रही है तो घबराओ नहीं, उसे हम थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे, लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं, करेंगे जरूर। हमेशा इस बात पर गौर करा जाए। ओके सर, मेंटरशिप और आंसर राइटिंग इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या रोल प्ले कर रही है इस समय, चाहे कभी भी? मैं कहूंगा कि इस पूरी तैयारी में सबसे पहले आंसर की अगर मैं बात करूं तो यही सिलेक्शन का आपका की है। मतलब अगर इस सिलेक्शन ताला पकड़ लीजिए तो इसकी चाबी ही आंसर की है। मतलब जिस व्यक्ति की उत्तर लेखन बहुत अच्छा होगा, जिस व्यक्ति का प्रश्न के अकॉर्डिंग, अच्छे होने का मतलब मैं सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, जो कंटेंट को समझ लेगा, जो प्रश्न की डिमांड समझकर उसे लिखना शुरू कर देगा, नंबर वही लेकर आएगा। भले उसका कम्युनिकेशन स्किल कितना भी गंदा हो, भले उसका एक प्रकार से प्रेजेंटेशन, मतलब लोगों के सामने बात करने का तरीका ठीक ना हो, लेकिन अगर उसके आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाता है। तो पहली चीज आंसर राइटिंग, और इसके लिए करना क्या चाहिए आपने? आंसर राइटिंग एक निश्चित स्टेप के बाद की दौर है। जैसे आप फर्स्ट डे किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आप उसी दिन आंसर राइटिंग मत सोचिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मुझे बताओ 10वीं 12वीं में क्या किसी शिक्षक ने पहले ही दिन आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दिए थे? नहीं। पहले तो चैप्टर पढ़ाया गया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर लिखवाए गए होंगे, फिर आपने उसको रिवाइज करके फिर आंसर राइटिंग शुरू की होगी। यहाँ भी वही करना है, पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर रिवाइज करना है और फिर आंसर बनाने। अगर आपको कभी आंसर राइटिंग करने का मूड हो भी रहा हो तो एटलीस्ट आप आधे घंटे उस टॉपिक के बारे में ढूंढो, सर्च करो और फिर टाइम लगाओ कि अब मैं 9 मिनट में 150 शब्दों में इसको लिख दूंगा। 6 मिनट में आइडियली लिखना चाहिए, पर शुरुआत में 9 मिनट ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आते हैं दूसरे बात पर, मेंटरशिप। देखो, मेंटरशिप वर्तमान में इसलिए जरूरत हो गई है क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा बातें, इसलिए आपको कोई एक पर्टिकुलर शिक्षक को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हमें फॉलो करें, जो भी आपको बेटर तरीके से समझा सकता है, फिर वो आपका सीनियर हो सकता है, कोई टॉपर हो सकता है, जो आपके नजदीक में है, जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी मेंटरशिप होती है। बाकी आजकल तो पेड मेंटरशिप बहुत अच्छे ऑप्शन आ चुके हैं। मतलब मैं कहूंगा कि आइकॉनिक प्रो, आइकॉनिक, अनअकैडमी जैसी संस्थान ने डायरेक्ट एजुकेटर को भी मेंटर्स देने का विकल्प दे दिया है, तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। सर, रिवीजन कैसे करें? यूपीएससी के सारे अपने जितने भी नोट्स हमने बना लिए या फिर जो टीचर से हमने पढ़ लिया है वो सारे कॉन्सेप्ट वगैरह अपने कैसे रिकॉल करें? देखो, ये इस समय जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मेरी बहुत ही स्ट्रिक्ट बातें हैं रिवीजन के लिए, और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सबसे पहला रिवीजन स्टार्ट करें आप अपने वीक सब्जेक्ट से। रिवीजन का मतलब दोहराना होता है, नया पढ़ना नहीं। आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको दोहराइए, याद करिए। कोई टॉपिक उसमें आ रहा है जो कठिन लग रहा है, उसको बार बार रिपीट करिए। रिवीजन में कितना समय देना चाहिए?
किसी भी कॉपी अगर आपकी 200 पेज की है तो 10 दिन में कवर होना चाहिए। दूसरा, आप रिवीजन बनाने से पहले एक इंडेक्स बना लो, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चा जब रिवीजन करने बैठता है 6 दिन के बाद बोर हो जाता है कि यार ये तो विषय में बोर हो गया वो अभी। तो एक लिस्ट बना लो इंडेक्स की, निशान लगा लो कि मेरे इंडेक्स में 9 टॉपिक हो गए, एक ही तो बचा है, एक मोटिवेशन आ जाएगा, अच्छा एक ही बचा है, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसको अच्छा लगेगा कि फिर वो रिवीजन बढ़िया कर पाएगा। तीसरी चीज, रिवीजन जब हम शुरू करते हैं तो हमेशा ही रिवीजन में हम PYQ को भी करते चलेंगे, क्योंकि रिवीजन के बाद मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये वाले सेगमेंट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इसको ज्यादा दोहराना पड़ेगा, ताकि आपका रिवीजन उस जगह पर टारगेट कर सके जो एग्जाम की जरूरत है। 3 चीजों में ध्यान दीजिए, पहला वीक उठाइए और दोहराना है रिवीजन का मतलब। दूसरी चीज, जितना हो सके एक इंडेक्स बनाकर रिवाइज करिए ताकि निशान लगा सको क्या क्या मेरा रिवाइज हो गया। और तीसरा PYQ। अब एक आखिरी और ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं रिवीजन का। रिवीजन जब आप एक सब्जेक्ट का कंप्लीट या 2 सब्जेक्ट का लेते एक साथ में, फिर उसके बाद अगले 2 सब्जेक्ट, फिर अगले 2 सब्जेक्ट, ये पहला रिवीजन हुआ मान लो 6 सब्जेक्ट का। अब वापिस आप रिवर्स पैटर्न में मत आइए, उसी पैटर्न में रिवीजन का दूसरा पैटर्न लीजिए। अब मान लीजिए पहली बार रिवीजन में 40 दिन लगे थे, दूसरे रिवीजन में 25 दिन लगने चाहिए, तीसरे रिवीजन में जिस दिन 5 दिन में रिवीजन हो जाता है, समझ जाओ कि तुम्हारी औकात इस साल यूपीएससी निकालने की हो गई। थैंक यू सो मच सर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना आप। कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो, मैं ना पूछ पाया हूँ आपका, तो कमेंट कर देना, मैं उस पर कवर कर लूंगा वीडियो। अभी लगातार यूपीएससी इंटरव्यूज चल रहे हैं, उसके रिव्यूज मैं कवर कर रहा हूँ, उसमें भी आपका मैं कवर कर लूंगा वो क्वेश्चन। तो कमेंट करते चलना आप। साथ ही थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर लाइक करते चलिए, और बहुत जरूरी है कमेंट्स करना।